चीता ऐसे ऐसे करके आ रहा था। ओके, उसके बाद वो अपने पूरे फैमिली के साथ आ रहा था उड़ते उड़ते। एक वृक्ष मिला, बरगद का पेड़ मिला, उससे कहने लगा, बहुत विशाल था। पक्षी कहने लगा कि वृक्ष दादा, मुझे आपके ऊपर घर बना के मुझे रहना है, क्या आप रहने दोगे मुझे? वृक्ष दादा बोलता, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यह वृक्ष नहीं दे सकता, जा कहीं और रास्ता देख ले। उसके बाद पक्षी को बहुत ज़्यादा चिढ़ बढ़ गया। वो बहुत भला बुरा कह के चल गया, मैं तुझे देख लूँगी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, ये वो पूरा बहुत सारे बात बोल दिए पेड़ को। और वो बस उसके जस्ट आगे के पेड़ के पास गया और बोला, भैया मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम लोगों ने आज का चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? आज का चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी जल जब जमता है क्या बनता है? बर्फ़। बर्फ़ को 1 kg बर्फ़ को वाटर में चेंज होने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ी? खोपड़ी को हिला दी ना बात सुन के, एनर्जी लगी, और कितनी एनर्जी लगी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे जो द्रव, बर्फ़ से द्रव बनी और द्रव से वाष्प बदलने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उस ऊर्जा की आवश्यकता को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग स्टार्ट कर दें, क्या कहेंगे उस उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? देन वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बर्फ बन जाती है सेंटीग्रेड स्केल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंटीग्रेड स्केल, राइट? हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटीग्रेड स्केल क्या है। अब देखो, सेंटीग्रेड स्केल के अनुसार 0 डिग्री पर जल बर्फ बन जाती है। ओके, अब देखो जो बर्फ बन रही है वाटर, अब ये 1 kg बर्फ को वाटर के फॉर्म में बदलने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? तो लिखिए 3.347 × 10⁵ J kg। 1 kg बर्फ को पिघल करके वाटर बनने में कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? 3.347 × 10⁵ जूल kg। ओके, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे कि जो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी है 3.347 × 10⁵ J kg, ऊर्जा बोल सकते हैं या तो उष्मा बोल सकते हैं, राइट? इस उष्मा को हम लोग कौन सा उष्मा कहेंगे? हम लोग इसको गुप्त उष्मा कहेंगे। कौन सा उष्मा? गुप्त उष्मा जी। अब गुप्त क्या हुआ? जो छुपा हुआ, जो हर कोई देख नहीं सकता, उसे गुप्त कहते हैं, राइट? अब गुप्त उष्मा यानी कि जब उष्मा आया, उस उष्मा को कोई देख नहीं सकता, वो अंदर की बात है, समझ सकते हैं ना? तो देखो ब्रो, बात ये हो रही है, कोई भी बर्फ़ पिघल करके वाटर जब बन रही है, जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है उसके अंदर की उष्मा की बात हो रही है, वो 3.347 × 10⁵ जूल पर kg है। ओके, यह है गुप्त उष्मा। अब बात करते हैं हम गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे गुप्त उष्मा क्या है, तो हम उष्मा का डिफिनेशन लिखते हैं। ओके, लिखो क्या है? वायुमंडल दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त उष्मा कहते हैं, राइट? बर्फ से द्रव में बदल गई और जितनी उष्मा आ रही है 3.347 × 10⁵ जूल पर kg, ये जो है वो द्रवण का गुप्त उष्मा है। किसका है? द्रवण का, यानी कि पानी का गुप्त उष्मा है, राइट? अब चलते हैं, बात करते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। इसका मतलब पानी से वाष्प बनेगा, राइट? सबसे गहरी बात, वाष्पन की गुप्त उष्मा, इसका मतलब लास्ट में बनेगा वाष्प। द्रवण की गुप्त उष्मा, इसका मतलब लास्ट में बनेगा द्रव, राइट? अब बिना टेम्परेचर को चेंज किए ज़्यादा भी नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं, जितना हमें उतने में अगर वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा तो उसके अंदर का बात करते हैं हम लोग, अंदर का उष्मा का बात, यानी कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी का बात। चलो हम लोग पहले लिखते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, राइट? लिखो, वायुमंडल दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तित लाए द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ओके, नीचे लिखो, जल वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होगी? जल वाष्पन की गुप्त उष्मा
इज इक्वल टू 22.59 गुना 10 पर पावर 5 जूल। क्लियर है? लोग समझ चुके हैं गुप्त उष्मा के बारे में। गुप्त उष्मा का बात हो, उष्मा का अंदर का बात होना, जैसे कि बोलते हैं माचिस की गुप्त उष्मा, माचिस का गुप्त उष्मा बोल रहे हैं, यानी कि माचिस लास्ट पार्ट है, किससे बना है? लकड़ी से। लकड़ी से माचिस बनने में कितनी एनर्जी पड़ी, वही बात हो रही है। उसी प्रकार जल से वाष्प बन रहा है, जल से वाष्प बन रहा है तो इसका हो गया वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब जल से बर्फ बन रहा है तो यह हो जाएगा बर्फ की गुप्त उष्मा, राइट। लेकिन बर्फ से जब जल बन रहा है तो हो जाएगा जल का गुप्त उष्मा। उसी प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं आज द्रवण की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। ओके, आप लोग को इसमें कहीं डाउट नहीं होगी। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन तो खाली ही है, आप लोगों के लिए तो हमेशा खाली रहती है। आप पूछिए और हमसे आंसर पाइए। ओके, देन आज का टॉपिक तो यहीं पे क्लियर हो चुका, और कल जो पढ़ेंगे हम लोग वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक मुझे कहानी याद आ गई। एक पक्षी था, ऐसे करके आ रहा था। ओके, उसके बाद वो अपने पूरे फैमिली के साथ आ रहा था उड़ते उड़ते। एक वृक्ष मिला, बरगद का पेड़ मिला। उससे कहने लगा, बहुत विशाल था। पक्षी कहने लगा कि वृक्ष दादा, मुझे आपके ऊपर घर बना के मुझे रहना है, क्या आप रहने दोगे मुझे? वृक्ष दादा बोलता, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यह वृक्ष नहीं दे सकता, जा कहीं और रास्ता देख ले। उसके बाद पक्षी को बहुत ज़्यादा चिढ़ बढ़ गया। वो बहुत भला बुरा कह के चल गया, मैं तुझे देख लूँगी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, ये वो पूरा बहुत सारे बात बोल दिए पेड़ को। और वो बस उसके जस्ट आगे के पेड़ के पास गया और बोला, भैया मुझे ये तकलीफ़ है कि मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आ रहा हूँ कि मुझे कोई घर नहीं मिल रहा, मुझे रहने के लिए आपके वृक्ष का तना चाहिए जिस पे हम लोग घर बना के उस पर रह सकें, क्या आप मुझे ये जगह देंगे? तो वृक्ष हंसते खेलते बोला, क्यों नहीं बेटी। पक्षी को बेटी बोल रहा है। देखो ये वृक्ष और वो वृक्ष में क्या अंतर था। आओ रहो, उसे क्या। और वो पक्षी बहुत खिल उठे, अरे वाह वाह वाह, क्या मुझे घर मिल चुकी। और वो घर पे रहने लगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एक समय परिस्थिति सिचुएशन ख़राब हो गई। किसका? पक्षी का नहीं, देखो मौसम ख़राब हो गई, पूरा बारिश होने लगा, आंधी तूफान सब आ गया, बाढ़ आ गई वहाँ, जिसके कारण वह बूढ़ा पेड़ जिसके पास सबसे पहले पक्षी गया था और पक्षी को मना कर दिया था कि तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुम निकल जाओ यहाँ से, वो पेड़ बाढ़ में दह गया, उखड़ के फेंका गया। और वो सब पक्षी तो वाह मुझे बोल रहे थे तो गया, अच्छा ही हुआ, मुझे मना करते थे, अपने घमंड के चलते ही डूब गया, यही बोल दिया। और वो उड़ के गया, बोलने लगा, बोल रहे थे ने इतना भी घमंड सही नहीं होता। तो वो पेड़ मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं बेटी, मुझे पता था मेरी उम्र बीत चुकी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इस पे रहो और तुम भी मेरे साथ पानी में दह जाओ। मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि मैं पानी में दह के मर जाऊंगा, वृक्ष टूट जाएगी, जिससे तुम लोगों को भी बहुत नुकसान होगा। ये बात सुन के पक्षियाँ बहुत रोने लगी, उस आँखों में आंसू भर गई। तो वो मन ही मन कोसने लगी कि मैं ये क्या गलती कर दी, मैं अनजाने में बहुत बड़ा गलती कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए पेड़। उसके बाद कहानी हो गई यहाँ समाप्त। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमें कोई मना कर रहा है इस काम को करने के लिए, इसका मतलब उसमें मेरी ही भलाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे कुछ भला बुरा कर दें, ज़रूर कहीं ना कहीं वो हमारे भलाई के बारे में ही सोचा होगा। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ संदेह में ज़रूर होता है ऐसा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि सोच समझ के फैसले ले। ओके, अभी के लिए इतना ही।